हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं केपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं बोर्ड परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिए। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। अ, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। हमारा क्वेश्चन ये है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब जिस समय अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था 1860 में, तो वहाँ उस गृह युद्ध ने भारत के किसानों पर क्या प्रभाव डाला, भारत के किसानों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन हमारा ये है। प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर है, इसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास मंडी और कारखानों में तहलका मच गया। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन की जो कपास की मंडी थी और जो कपड़ा उद्योग था, वहां पर जो कपास का निर्यात किया जाता था, कपास वहां पर जो भेजी जाती थी वह अमेरिका से आती थी। और अमेरिका में गृह युद्ध होने के कारण ब्रिटेन को वह कपास निर्यात किया जाना बंद हो गया था, यानी कि कम हो गया और बंद हो गया। तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। अमेरिका से आने वाली कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई और वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। और अमेरिका, जिस समय अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, तो गृह युद्ध के कारण अमेरिका से आने वाली जो कपास थी वह 3% से भी कम रह गई। अब यहाँ पर एक आंकड़ा बताया है, जहाँ 1861 में 20 लाख गांठ जो कपास होती है, कपास के गांठ के रूप, उसकी जो यूनिट के रूप में इसको दिया जाता है, गांठ बोलते हैं। तो 20 लाख गांठ आई थी। वहीं वहीं 1862 में 56 लाख गांठें रह गई। वहीं 1862 में 56 लाख गांठें रह गई। तो ये है। तो इससे पता चलता है कि कितना निर्यात जो था वो कितना कम हो चुका था। अमेरिका से कपास का जो निर्यात किया, जो ब्रिटेन के लिए जो भेजा जाता था वह कितना कम हो गया था कपास। तो 56 लाख गांठें कुल भेजी गई थी, जहां पर 20 लाख गांठें भेजी जाती थी। और इस तरह से कहा जाता है कि वहां पर बहुत कम अमेरिका से कपास भेजी गई, और जिसके कारण जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की जो कपड़ा उद्योग था, ब्रिटेन की जो कपास मंडी थी, उसमें संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन को तो कपास चाहिए थी अपने कपड़ा उद्योग के लिए, अपनी मंडियों के लिए। तो उसको उसने जो उसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, उनकी ओर रुख किया, खास तौर से भारत की ओर। क्योंकि भारत की जो जलवायु थी, भारत की जो मिट्टी थी, उसमें कपास का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने यानी कि ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, ब्रिटेन के जो कपड़ा उद्योग मालिक थे, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाला और जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहां पर उन्होंने कपास उत्पादन की संभावनाएं खोजी। भारत तथा अन्य देशों को संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात किया जाए। भारत तथा अन्य देशों को संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक से अधिक निर्यात किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जो अमेरिका से तो जो कपास आती थी वो तो ब्रिटेन में आना बंद हो गई थी। अब ब्रिटेन को कपास चाहिए थी। उस कपास को प्राप्त करने के लिए भारत के पास संदेश भेजा गया। भारत में जो यहाँ की ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके पास संदेश भेजा गया कि भारत में किसानों से अधिक कपास का उत्पादन कराया जाए और वह जो कपास है ब्रिटेन को निर्यात की जाए। यहाँ पर अब बंबई में कपास के सौदागर ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। अब इसमें जब जिस समय इनके पास में यहाँ पर संदेश भेजा गया, तो बंबई के जो सौदागर थे, व्यापारी थे, सौदागर बोलते हैं व्यापारी को, जो व्यापारी थे कपास के, उनके पास एक डिमांड, मतलब उनके पास डिमांड आ गई कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कपास का हमारे लिए आपूर्ति करें। तो ऐसी स्थिति में
जो सौदागर थे, व्यापारी थे, उन्होंने ऐसे क्षेत्रों का दौरा करना प्रारंभ कर दिया जहां पर कपास का उत्पादन होता था। और जो हमारे देश में जो कपास होती है, महाराष्ट्र में जो दक्कन का जो क्षेत्र है और गुजरात में कपास का उत्पादन वहां पर किया जाता है। तो ऐसे जिलों का दौरा किया जाने लगा जहां पर कपास अधिक से अधिक उत्पादित की जा सकती है। जब कपास की कीमतों में उछाल आया, अब कपास की जो कीमतें थी वहां पर उछाल आ गया, तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। तो जो ब्रिटेन मतलब बंबई के जो व्यापारी थे, उन्होंने ब्रिटेन को अधिक से अधिक कपास निर्यात करने के लिए और ज्यादा मतलब उसको प्रोत्साहित किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो मुंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसीलिए इसलिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी। यानी कि जो ब्रिटेन से जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो मुंबई के जो शहरी साहूकार थे उनको अग्रिम धनराशि भी दे दी कि आप किसानों से बॉन्ड भरा लीजिए, कि किसानों को अग्रिम धनराशि दे दीजिए, और जिससे कि वो अधिक से अधिक कपास का उत्पादन कर सकें। तो इसलिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम धनराशि अग्रिम धनराशि दी, ताकि वे आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को, जो ऋणदाताओं थे, उन्होंने उन पर उनको कपास का उपलब्ध कराने का वचन प्राप्त कर लें। यानी कि जो व्यापारी थे वो स्थानीय स्तर के जो साहूकार थे उनको, या जो व्यापारी थे स्थानीय स्तर पर, उनको अधिक से अधिक धन दिया, पैसा दिया, अग्रिम राशियां दे दी, और यह कहा गया कि आप किसानों को भी अग्रिम धनराशि दे दीजिए और उनसे ज्यादा से ज्यादा कपास का उत्पादन करने के लिए बॉन्ड तैयार करा लीजिए, उनसे वचन ले लीजिए। तो इस तरह से वचन लिया और अधिकाधिक मात्रा में राशि पूरी उधार के रूप में किसानों को दी जाने लगी। कपास उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक से अधिक धनराशि दी जाने लगी। अब दक्कन के गांव में रैयत को आसानी से ऋण दिया जाने लगा और उन्हें कपास उगाने के लिए प्रति एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम धनराशि दी जाने लगी। जो दक्कन के रैयत थे, उनको ज्यादा से ज्यादा कपास उत्पादन करने के लिए ऋण दिया जाने लगा और प्रति एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम धनराशि दी गई। जब तक अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही, तब तक बंबई दक्कन के कपास का उत्पादन बढ़ता गया। बंबई में जो दक्कन का क्षेत्र था, वहां पर कपास का उत्पादन बढ़ता गया और 1860 से 1864 की अवधि में कपास उगाने वाले जो क्षेत्र था, जो भूमि क्षेत्र था, वह दुगना हो गया। एकड़ों की संख्या बढ़ती चली गई, यानी कि कपास का जो उत्पादन क्षेत्र था वह बढ़ता चला गया। लोगों ने अधिक से अधिक भूमि पर कपास की खेती करना प्रारंभ कर दिया और 1860 से 1864 की अवधि में वह क्षेत्र दुगना हो गया। इस दौरान ब्रिटेन में आयात किया जाने वाला कपास 90% भारत से ही आयात किया जाता था। जो ब्रिटेन में जो कपास आयात की जाती थी वह 90% भारत से ही आयात की जाती थी, यानी कि 1860 से 1864 के बीच, जिन दौरान अमेरिका में गृह युद्ध था, उस दौरान जो ब्रिटेन कपास आयात करता था वह 90% भारत से ही आयात करता था। भारत के व्यापारी ब्रिटेन में स्थायी रूप से कच्ची कपास का निर्यात करने का सपना देखने लगे। तो जिस समय मतलब यहाँ के जो भारत के व्यापारी थे वे इस तरह का सपना देखने लगे कि अब हमने जो अमेरिका, जैसे कि ब्रिटेन अमेरिका से कपास मंगाता है, अब वह उसकी जगह हम ही यहाँ पर ब्रिटेन को स्थायी रूप से कपास निर्यात करते रहेंगे और इससे हमारी चांदी ही चांदी होगी। ऐसा सपना वह देखने लगे थे। अब 1865 तक स्थिति बदल लगी। अब क्या होता है, 1865 में स्थिति बदल गई जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, तो वहां की कपास का उत्पादन फिर से प्रारंभ हो गया और भारतीय कपास की मांग कम हो गई। इस कारण निर्यात भी कम किया जाने लगा। अब क्योंकि जब अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति ठीक हो गई, तो दोबारा पुनः वहां पर फिर कपास की खेती की जाने लगी और कपास की खेती वहां पर जब की जाने लगी तो ब्रिटेन दोबारा
अमेरिका से ही कपास मंगाने लगा और ऐसी स्थिति में भारत से जो कपास निर्यात किया जाता था उसकी अब डिमांड कम होने लगी। अब आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में व्यापारी और साहूकार अब ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग अब कम हो रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि जो महाराष्ट्र के व्यापारी थे, जो साहूकार थे, अब वह किसानों को ऋण देने के लिए, अग्रिम ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। उनको यह पता चल गया था कि अब जो किसान था उसकी जो कपास थी उसकी डिमांड उतनी नहीं रही, इसलिए उसको ज्यादा ऋण देने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि वह जो ऋण लेगा उसको चुकाने की क्षमता उसके पास नहीं रही। अब देखते हैं, कपास की कीमतों में गिरावट आ रही थी। भारत में कपास की कीमतों में गिरावट आ रही थी, इसलिए उन्होंने किसानों को अग्रिम राशि देना बंद कर दिया और ऋण का बकाया ऋण को अ, वापस मांगने के लिए वापस मांगने के लिए का निर्णय लिया। जो ऋण दिया गया था किसानों को, पहले से अग्रिम राशि दे दी गई थी, उसको भी वह वापस मांगने के लिए वहां पर कहा गया। एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। तो जैसे जैसे मतलब किसानों को पहले तो प्रोत्साहित किया गया, भाई आप ज्यादा से ज्यादा कपास का उत्पादन करो, और फिर उसके बाद में क्या हो गया, 1865 के बाद में स्थिति बदल गई। वहां पर कपास लोग किसान थे जो कपास का उत्पादन करने लगे। ऋण उन्होंने ले लिया था, अग्रिम ऋण ले लिया था, लेकिन ना तो कपास की डिमांड कम होती चली गई और ऐसी स्थिति में अब किसान भी फंस गया, क्योंकि उसने अग्रिम धनराशि ले रखी है, ऋण ले रखा है, कर्जा ले रखा है, लेकिन उसकी फसल आगे नहीं बिकेगी, कपास उसकी नहीं बिकेगी। ऐसी स्थिति में वह फंस गया और ऊपर से जो कंपनी थी, सरकार थी यहाँ की, उसने भू राजस्व दर भी बढ़ा दी। तो ऐसी स्थिति में जब किसान था, एक तरफ तो भू राजस्व दर बढ़ गई, दूसरी ओर उसकी जो कमाई का जो स्रोत था वह भी बंद हो गया। और ऐसी स्थिति में अब जो किसान था उसको ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। ऋणदाता यानी कि साहूकार या जो महाजन थे उनकी शरण में जाना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने इस बार ऋण लेने से इनकार कर दिया। जो ऋणदाता था उसने भी ऋण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसको लगने लगा रैयत द्वारा ऋण वापस करने की उम्मीद नहीं रही। कि अब जो जो साहूकार था, महाजन था या ऋणदाता था, उसको यह पता चल गया कि जो किसान है अब उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं रहा जिससे कि वह उसका ऋण वापस कर सके। उसके पास में ऐसी कोई क्षमता नहीं रही, किसान के पास में ऐसी कोई क्षमता नहीं रही, ऐसा कोई साधन नहीं रहा जिससे कि वह उसका ऋण वापस कर सके। इसलिए स्थानीय जो साहूकार थे, ऋणदाता थे, उन्होंने भी ऋण देना बंद कर दिया। तो यह स्थिति इस प्रकार से भारतीय किसानों के जीवन पर प्रभाव पड़ा कि 1860 से 1864 तक तो अच्छा रहा, डिमांड बढ़ी कपास की और अच्छी तरह से कमाई की, सभी ने कमाई की, व्यापारियों ने कमाई की और साहूकारों ने भी कमाई की। किसानों को भी अच्छी तरह से अग्रिम ऋण धनराशि दे दी जाती थी। लेकिन 1865 में जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद में भारतीय जो किसान थे उनको न तो अग्रिम धनराशि दी गई और न ही उनके द्वारा उत्पादन की गई कपास की कोई मांग वहां पर रही। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर उनकी जो कपास थी वह उसकी डिमांड न रहने के कारण उनको किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर अब अंग्रेजी सरकार के द्वारा भू राजस्व दर भी बढ़ा दी गई। तो ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई भू राजस्व दर के कारण अब किसान जो थे वह उसको नहीं भर पाते थे, यानी कि राजस्व नहीं दे पाते थे। जब राजस्व देने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहा तो उन्होंने साहूकार के पास जाने का निर्णय लिया, यानी कि साहूकार के पास जाने लगे कि ऋण लेने के लिए। लेकिन साहूकार ने भी ऋण देने से मना कर दिया, क्योंकि साहूकार को भी यह पता था कि अब किसान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली जो कपास थी उसकी कोई डिमांड नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर किसान फंस गया था, तो यह उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? एक ताकतवर हस्ती क्यों था यहाँ पर? और
देखते हैं यहाँ पर बंगाल में जोतदार। उत्तर प्रारंभ करते हैं हम इसका। बंगाल में जोतदार। ग्रामीण बंगाल में जोतदार बड़ी बड़ी जमीन जोतते थे। वे अपना राजस्व भी पूरा जमा नहीं करते थे और राजस्व को बकाया रखते थे। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बंगाल के जो जोतदार थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। वह उनके पास में काफी जमीनें होती थी, हजार हजार बीघे जमीन होती थी, लेकिन हाँ, साथ ही साथ उनका पूरे गांव पर भी प्रभाव होता था। और ये जोतदार होते थे, ये राजस्व जमा नहीं करते थे, समय पर राजस्व जमा नहीं करते थे और राजस्व को बकाया रखते थे। यदि जमींदार गांव में लगान यदि जमींदार गांव की लगान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता तो वे उसका विरोध करते थे। जब जमींदार, क्योंकि जमींदार के अंडर में बहुत सारे जोतदार होते थे, बड़े बड़े जोतदार होते थे, तो ये जोतदार बढ़ी हुई राजस्व दर का भी विरोध करते थे। यदि जमींदार के द्वारा कोई राजस्व दर बढ़ाई जाती थी तो उसका भी यह विरोध करते थे। वे जमींदारों के लोगों को गांव में घुसने तक नहीं देते थे। वे जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करते थे या नहीं देते थे। जो जोतदार होते थे, जोतदार ऐसे होते थे कि भाई जमींदार को राजस्व दर नहीं देनी, राजस्व नहीं देना। और ऐसी स्थिति में जो जमींदार होता था वह धीरे धीरे कर्जबंद होता चला गया। जमींदार कर्जबंद क्यों है? क्योंकि जमींदार के साथ में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो की गई थी उसके कारण एक दिन ये होता था कि जमींदार की जमींदारी खुद नीलाम हो जाती थी। क्योंकि एक तरफ तो उसको जोतदार जो राजस्व नहीं देते थे, दूसरी ओर जो अंग्रेज होते थे, जो कंपनी थी, कंपनी के साथ में जो बंदोबस्त किया गया था और समय पर एक निर्धारित समय पर भू राजस्व देना था, वह जमींदार जमा नहीं कर पाता था और इस प्रकार से जमींदार की जमींदारी भी नीलाम हो जाती थी। आगे देखते हैं। यदि जमींदार के आदमी यदि जमींदार के आदमी जोतदार को डराते या धमकाते थे तो वे फौजदारी थाने में जमींदार के आदमियों के खिलाफ शिकायत करते थे कि उन्होंने हमारा अपमान किया है और इस प्रकार राजस्व का बकाया राशि बढ़ाया जाता था। यानी कि वे कहते हैं कि जो राजस्व दर बढ़ाई गई वो ठीक नहीं है, और क्योंकि वो उसको भुगतान करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो इस तरह से उनकी शिकायत वो करते थे। यदि जमींदार के जो लोग डराते धमकाते थे तो थाने में जाकर उनके आदमियों के खिलाफ भी वहां रिपोर्ट वो कराते थे, शिकायत कर देते थे। जोतदार जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते थे। यानी कि जो जोतदार होता था वो गांव का बड़ा जमींदार टाइप का होता था। एक ये जमींदार नहीं होता था, यानी कि उसके पास में काफी जमीन होती थी, बड़ा किसान होता था। और इसी के साथ साथ जो छोटे किसान होते थे उनको भी वह राजस्व न देने के लिए भड़काते थे। उनको कहते थे कि भाई आप राजस्व जमा मत करो। और इस प्रकार जोतदार जमींदार की सत्ता का प्रतिरोध करते थे। जोतदार थे वो हमेशा जमींदारों की सत्ता का विरोध करते रहते थे या करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बंगाल में जोतदार जो थे वो अधिक शक्तिशाली थे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए आप इनको। साथ ही साथ अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो भी इस वीडियो से संबंधित यानी कि हिस्ट्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। प्रिय छात्र छात्राओं, आप हमारे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहिए और आप एग्जाम को अच्छी तरह से लिखिए।